Good morning, students. In last lecture, we have studied about bad debts. और नेक्स्ट हम ले रहे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है. कल मैंने आपको बताया था कि डेटर्स में से हमारी बैलेंस शीट में से जितने डेटर शो कर रहे हैं, जितने हमारे देनदार शो हो रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग जो हैं उसमें से पैसा हमें नहीं दे पाते इंसॉल्वेंट होने की वजह से, तो वो हमारे बैड डेट्स कहलाते हैं. अब बात ये है कि हमने उनको बैड डेट्स बना दिया हमारी बैलेंस शीट में. अगर सपोज़ कि वो बैड डेट्स जो हैं किसी न किसी कारणवश हमारे जो पैसे हैं वो देने के फिर से पे कर सकते हैं, मींस उस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो हमारे पैसे पे कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर. इट मीन्स जो हमारा डूबा हुआ रुपया था वो हमारा फिर से आ गया. ठीक है, तो उस केस में बैड डेट्स रिकवर्ड वाले केस में हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. जो हमने बैड डेट्स में डाला था वो हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में डाल देंगे. केयर शुड बी टेकन दैट द पर्सनल अकाउंट टू द डेटर शुड नॉट बी क्रेडिटेड because the debtor account must have been credited while passing the entry or file debt. कि हमने डेटर को क्यों नहीं किया यहाँ हमने, क्योंकि जब हमारे बैड डेट्स हुए थे तो हमारी जो एंट्री थी वो क्या थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी था हमारा डेटर. ठीक है, जो भी हमारा देनदार था, तो हमने पहले ही उसको जो है वहाँ से कम कर दिया था. तो अब डेटर में रिकवर नहीं करेंगे, इसको डेटर में क्रेडिट नहीं करेंगे. अब हम बैड डेट्स रिकवर्ड कि जो हमने बैड डेट्स में डाल दिए थे वो पैसे हमारी फिर से रिकवरी हुई है. ठीक है, तो इसकी एंट्री आपने ध्यान रखनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. कैश हमारे पास आया है और किस लिए आया है कि जो हमारे बैड डेट्स थे जिसको हमने डूबा हुआ मान लिया था वो हमारे रिकवर्ड हो गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज़ हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, जो हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं लेकिन किसी कारणवश हम उसको पे नहीं कर पाए. इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेज टू बी द लेफ्ट with some expenses which are yet to be paid at the end of the accounting year due to one reason या फिर other reason. Such expenses are termed as outstanding expenses. ठीक है, these are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid. क्या मीनिंग हुआ कि हमने उसको करंट ईयर में पे करना था लेकिन हम किसी कारणवश उसको पे नहीं कर पाए हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एन एम्प्लॉई इज़ पेड सैलरी, अगर हम एक एम्प्लॉई को सैलरी पे करते हैं 1000 पर मंथ के हिसाब से, इफ़ ड्यूरिंग द ईयर ओनली 11 मंथ, अगर इस ईयर में हमने उसको 11 महीने सैलरी दी है तो 11 महीनों के साथ हमारी 11,000 रुपये हमने उसको पे किया है. लेकिन 1000 रुपये जो हैं 12 महीने होते हैं ईयर में, तो किसी कारणवश हमारे रह गए हैं तो 1000 रुपये वो हम आउटस्टैंडिंग में डाल देंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000. जो भी हमारी लाइबिलिटी है, ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने इसको 12 महीने के पैसे देने थे लेकिन हम उसको 11 महीने के पैसे हमने दिए हैं, 1000 रुपये की पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है. इसलिए जो भी लाइबिलिटी हमारी है उसको हम आउटस्टैंडिंग के रूप में, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज़ अ लाइबिलिटी. इट हैज़ बीन क्रेडिटेड बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कि ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉय टू होम सैलरी आर टू बी पेड, कि जिसको सैलरी दी जानी थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. ठीक है, तो 1 मंथ की अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आप इस तरह से दिखाओगे, या कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आउटस्टैंडिंग है तो उसको आपने इस तरह से दिखाना है. नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो हमने करेंट ईयर में देने हैं लेकिन हमने पहले ही दे दिए. आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी पेंडिंग है, प्रीपेड मीन्स जो हमने पहले दे दिए हैं, इन एडवांस दे दिए हैं. देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर.
कि रिलेट तो ये नेक्स्ट ईयर से करते हैं, बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस, these are called prepaid expenses. The benefit of such expenses will be received during the next accounting year. For example, इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर 1 जुलाई 2016 से लेकर 1 ईयर के लिए हमने पे किया है, तो उसकी एंट्री कब तक आएगी हमारी, 1 ईयर कब तक बनेगा, 2017 तक, है ना, 30 जून 2017 तक। लेकिन जो हमारे खाते हम क्लोज़ करते हैं वो 31 मार्च को करते हैं, तो 31 मार्च को हमारी 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पे किया हुआ है वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी हमारी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि पे तो हमने देखो किया है ये प्रीमियम, चाहे वो हमारा ये हमारी एंट्री आएगी पे की, कि हमने जब इंश्योरेंस पेड किया तो उसकी एंट्री होती है हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट आएगी हमारी प्रीपेड की, जब हम आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, उसी तरह से हम करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। पे तो हमने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है, अब हमने उसको प्रीपेड में डालना है, किसको डालेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को ना, क्योंकि वहाँ हम एंट्री कर चुके हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश लास्ट पेज में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारी जो एसेट्स हैं हमारी बैलेंस शीट में, हमारे पास जो एसेट्स हैं, स्टॉक है, मशीनरी है, ठीक है, तो वो सामान क्या होता है जो हमारा एसेट के रूप में होता है, उसको हम कॉन्टीन्यूसली जब यूज़ करते हैं तो उसको वियर एंड टीयर मीन्स कि जब हमने उसको रूटीन में यूज़ किया, यूज़ करने से उसकी जो वैल्यू डाउन गई उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। It is a permanent and continuing decreasing in the value of asset on account of wear and tear and passage of time, कि टाइम टू टाइम क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज आज आपने कोई भी बिज़नेस के लिए मशीनरी ली है या फिर फर्नीचर लिया है, सोफ़ा लिया है या फिर कोई व्हीकल लिया है, वो क्या होता है हमारा कि जब हम उसको लेते हैं तब उसकी जो वैल्यू होती है धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो वैल्यू कम क्यों होती है कि नॉर्मल जो उसको रूटीन में यूज़ करने के बाद या फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस पुरानी चीज़ पुरानी होएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस, तो इट इज़ नॉट पेड इन कैश, ये कैश में पे नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट की ट्रीट करते हैं हम इसको कि हमारा ये क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन एक्चुअल में ये पे नहीं होता। तो एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज इट वैल्यू रिड्यूस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो इसमें हमारी जो एंट्री होती है हम इसको नॉमिनल अकाउंट मानकर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। कम क्या हुई है हमारी एसेट, जो भी एसेट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, स्टोव वो है, मशीनरी है, कोई व्हीकल है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट, हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई है। जैसे सपोज हमने कोई एक्टिवा लिया है या गाड़ी ली है, शोरूम से जब हमने ली है, जब हम उसको नेक्स्ट डे भी सेल करना चाहें वो उतने की नहीं सेल होती, ठीक है, तो जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता जाता है तो वो हमारी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसकी एंट्री हम बिज़नेस में कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, कि जितना डेप्रिसिएशन हुआ उतने से हमारी एसेट कम हो गई। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर बिज़नेस का स्वामी जो है वो कुछ पैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, एज अ कैपिटल, तो उस पर उसको एक फ़िक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट क्या होता है,
हमारे बिज़नेस के लिए तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, लेकिन उस प्रोप्राइटर के लिए वो उसकी इनकम होगी। तो हम बिज़नेस में ही जो ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, तो इसमें तो ये क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा। और इसका रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट वाला होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू क्या करेंगे, टू कैपिटल में इंक्रीज होगा। प्रोप्राइटर की क्या होगा, ये कैपिटल में इंक्रीज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल in order to ascertain the true efficiency of the business. It is a normal practice to charge business with interest on proprietor capital. Profit left after charging the amount of such interest are the real profit earned by the business. Such interest is a loss from the point of view of business. Business के point of view से क्या हुआ, ये loss हुआ. Therefore, according to the rule of nominal account, interest is debited in journal entry and the amount of such interest is a gain from the point of view of the proprietor. His capital is increased. उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमने इसकी एंट्री क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हम उसकी कैपिटल में डाल देंगे ये अमाउंट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट निकलवाता है हमारे बिज़नेस से, जो अमाउंट निकलवाएगा सेम उसी तरह उसको उस पर भी इंटरेस्ट देना होगा। तो वो जो फिक्स रेट से हमें बिज़नेस को जो इंटरेस्ट देगा वो हमारी इनकम कहलाएगी। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये सेम वही, इसको गेन है ये हमारे लिए, तो नॉमिनल अकाउंट है ये हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग पर वो हमारी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारे बिज़नेस के लिए ये जो हमें अमाउंट मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारी इनकम है। और किस पर मिल रही है, ये ड्राइंग्स पर। तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार फिर से हम वही जो हमने अभी एडजस्टमेंट देखी हैं वही एंट्रीज हम कर रहे हैं। सिर्फ जैसे इसने फर्स्ट था हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटन एज अ बैड डेट्स। अब सुभाष से मतलब नहीं है हमें, क्योंकि सुभाष को हम नहीं करेंगे, सुभाष को हम बैड डेट्स में डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नरेशन में हम लिख सकते हैं लेकिन यहाँ हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000। अब सैलरी देनी है क्लर्क को, वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, नीचे लिख दिया सैलरी ड्यू टू क्लर्क की सैलरी जो है उसकी पेंडिंग है। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, कि हमने 10,000 रेंट पे कर दिया एक साल का, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट ईयर का भी उसमें ऐड किया गया है। तो हमने नेक्स्ट ईयर का जो रेंट देखा है वो कितना, इसमें कई जगह पर क्या होता है कि हमें पूरे साल का दिया होता है, मंथ दिए होते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना होता है, निकालना होता है कि नेक्स्ट ईयर का कितना है। यहाँ हमें ऑलरेडी दिया गया है कोमा लगाकर ₹10,000 इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो 10,000 जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, प्रीपेड अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट 10,000। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी, प्रोवाइडेड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, जो हम एंट्री साथ साथ ले चुके हैं। तो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, 50,000 रुपये का फर्नीचर है हमारे पास, 10% डेप्रिसिएशन है, इट मीन्स 5,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कम क्या हुआ हमारा, फर्नीचर की वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमें रेट दे रखी थी 10 लाख पर 12%, 10 लाख पर 12% होती है हमारी 1,20,000। ड्राइंग की भी हमें 8,000 अमाउंट ही बताई गई है, तो वो हमने अमाउंट ही देखी है, ठीक है। तो ये आपको सम करना है, सेम जो सम है आप कर लें। इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेरीज ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।